फ्रोज़न शोल्डर पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर, जिसे हम लोग एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है और पेन होता है, और इसकी वजह से आपका शोल्डर का मूवमेंट भी काफ़ी कम हो जाता है। Frozen shoulder, which is also known as adhesive capsulitis, is a condition which is characterized by stiffness and pain in the shoulder joint. It is often result in a significant reduction in the range of motion. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है, ये शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है ये ठीक हो गया है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गया है। ये शोल्डर कैप्सूल ठीक होने की वजह से हाथ उठाने में परेशानी आ जाती है। चलिए जानते हैं कॉजेस ऑफ दी फ्रोजन शोल्डर। फर्स्ट कॉज इट कुड बी इडियोपैथिक और प्राइमरी कॉज। सो इडियोपैथिक का मतलब होता है यहाँ पर कॉज के बारे में पता नहीं होता है। इस टाइप में कॉज अननोन होता है, मतलब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है क्यों ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये बस बिना कुछ स्पेसिफिक रीज़न के डेवलप हो जाता है, इसीलिए हम इसे प्राइमरी या इडियोपैथिक कहते हैं। सेकेंड इज़ सेकेंडरी। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमा, सर्जरी, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन एंड अदर सिस्टमिक कंडीशन। सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर में कॉज के बारे में पता रहता है। इसमें ट्रॉमा या इंजरी के कारण, शोल्डर जॉइंट में अगर चोट लगने के कारण भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। सर्जरी, कोई शोल्डर जॉइंट या चेस्ट सर्जरी के कारण, यानी कभी अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो तो अगर सर्जरी की गई हो तब भी इमोबिलाइजेशन के कारण, शोल्डर जॉइंट का इमोबिलाइजेशन के कारण फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट में ये कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म वाले लोगों में भी ये कॉमन है। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, अगर आपका शोल्डर लंबे समय तक इमोबिलाइज रहा है, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद कास्ट में रखा है, तब भी कुछ लोगों में फ्रोजन शोल्डर देखा गया है। पैथोफिजियोलॉजी, पहले तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में देर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग विच विल लीड्स टू पेन एंड माइल्ड स्टिफनेस। सो जानते हैं इन 3 फ्रोजन शोल्डर के बारे में, 3 स्टेजेस के बारे में जानते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज विच इज़ कॉल्ड हैज़ फ्रीजिंग फेज। इस स्टेज में पेन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शोल्डर का मूवमेंट भी कम होने लगता है। ये स्टेज कुछ महीनों तक चल सकती है, जैसे कि 10 to 36 वीक्स। सो फ्रीजिंग स्टेज में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और प्रोग्रेसिव स्टिफनेस विथ कंटिन्यूड इन्फ्लेमेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रस एडिशन विद इन द कैप्सूल। नेक्स्ट स्टेज है जिसे हम लोग फ्रोजन स्टेज कहते हैं। ये 4 से 12 महीने तक रहती है। द शोल्डर बिकम्स मोर रिजिड विथ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द रेंज ऑफ द मोशन बट द पेन में स्टार्ट टू डिक्रीज। फ्रोजन स्टेज में पेन थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन स्टिफनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से आपके शोल्डर का मूवमेंट और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और शोल्डर उठाने में परेशानी हो जाती है। थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एज थविंग स्टेज और रेजोल्यूशन स्टेज। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन द रेंज ऑफ द मोशन एज द एडिशन स्लोली रिजॉल्व। इस स्टेज में धीरे धीरे स्टिफनेस कम होने लगती है और शोल्डर का मूवमेंट वापस आने लगता है। ये स्टेज भी कुछ महीनों तक चल सकती है। ये स्टेज 12 से 42 मंथ तक रहती है। सो हम लोगों ने 3 स्टेज देखे हैं। पहले स्टेज में देर इज़ इंक्रीज इन द पेन, दूसरे स्टेज में देर इज़ इंक्रीज इन द स्टिफनेस, और थर्ड स्टेज में रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होने लगता है। चलिए क्लिनिकल फीचर के बारे में जानते हैं। फ्रोजन शोल्डर के क्या लक्षण होते हैं? पेन,
So usually it is dull aching pain that worsen with movement and at night. यूजुअली ये एक डल और एकिंग टाइप का पेन होता है जो मूवमेंट करने पर और रात को ज़्यादा बढ़ जाता है. स्टिफनेस, इसमें आपके शोल्डर का एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है. सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. एबडक्शन का मतलब होता है इस तरह से हाथ को उठाने को हम लोग कहते हैं एबडक्शन. इंटरनल रोटेशन यानी अंदर की तरफ अगर आप हाथ को लेते हैं तो उसे हम लोग इंटरनल रोटेशन कहते हैं, और बाहर की तरफ अगर आप हाथ को लेते हैं तो उसे हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं. फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले एबडक्शन चला जाता है, यानी इस तरह से हाथ उठाने में परेशानी होती है. उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन भी चला जाता है, यानी बाहर की तरफ हाथ घुमाने में परेशानी हो जाती है. एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म इज रेस्ट्रिक्टेड एंड ऑल्सो द एबडक्शन इन फ्रोजन शोल्डर. फेजेस ऑफ प्रोग्रेशन. सो फ्रीजिंग स्टेज में देर इज़ एन इंटेंस पेन एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द मोशन. इस स्टेज में पेन ज़्यादा होता है. फ्रोजन स्टेज में पेन रिड्यूस हो जाता है, बट देर इज़ इंक्रीज इन द स्टिफनेस. स्टिफनेस बढ़ जाती है फ्रोजन स्टेज में. रेजोल्यूशन या थविंग स्टेज में देर इज़ एन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन द मोशन एंड द फंक्शन. रेजोल्यूशन या थविंग स्टेज में हाथ उठाने की परेशानी कम हो जाती है, स्टिफनेस भी कम हो जाने लगती है और वापस नॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं. इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ द रेंज ऑफ द मोशन और पेन. डॉक्टर आपका रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे और पेन के बारे में आपको पूछेंगे. इमेजिंग, एक्सरे यूजुअली नॉर्मल बट रूल आउट अदर कंडीशन सच एज अर्थराइटिस. एक्सरे करवाया जाता है ताकि शोल्डर जॉइंट को असेस कर सकें. अगर अर्थराइटिस है या नहीं वो भी रूल आउट हो जाता है एक्सरे करने से. MRI एंड अल्ट्रासाउंड कैन शो थिकनेस ऑफ द जॉइंट कैप्सूल. MRI और अल्ट्रासाउंड में जॉइंट कैप्सूल के थिकनेस के बारे में पता चलता है और साइनोवाइटिस के बारे में पता चलता है. ट्रीटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल. नॉन सर्जिकल में मेडिसिन दिए जाते हैं सच एज NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ये ओरल या इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं. नेक्स्ट, फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं. इसमें टॉवेल एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, कॉर्डमैन एक्सरसाइज और फिंगर वॉल क्लाइंब जैसे एक्सरसाइजेस किए जाते हैं. हीट एंड आइस थेरेपी टू रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लेमेशन. स्टार्टिंग के दिनों में आइस लगाया जाता है और क्रॉनिक स्टेज में हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन किया जाता है, यानी गर्म पानी से सिकाई की जाती है. हाइड्रोडाइलेटेशन, इंजेक्शन ऑफ सलाइन एंड स्टेरॉइड टू स्ट्रेच द जॉइंट कैप्सूल. इस तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन दिए जाते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन से पेन रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं. चलिए जानते हैं फ्रोजन शोल्डर में कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए. ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसे हम लोग कॉर्डमैन एक्सरसाइजेस कहते हैं. ये करने के लिए एक चेयर या टेबल के सामने खड़े हो जाएं और अपने हेल्दी आर्म को सपोर्ट के लिए यूज़ करें. इस तरह से हेल्दी आर्म को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करें. अफेक्टेड आर्म को इस तरह से ढीला छोड़ना है और इसे इस तरह से नीचे लटकाना है. अफेक्टेड आर्म को आगे पीछे सर्कुलर मूवमेंट में धीरे से मूव करो. इस तरह से आगे पीछे इसे इस तरह से मूव करना है. ये मूवमेंट शोल्डर जॉइंट के स्ट्रेस को कम करता है और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है. आपको इस तरह से आगे से पीछे इस तरह से घुमाना है. आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमा सकते हैं हाथ को. ये फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमाया गया है और सेकेंड इसमें आर्म को आगे से पीछे इस तरह से मूव किया गया है.
सेकेंड एक्सरसाइज है जिसे हम लोग फिंगर वॉल क्लाइंब कहते हैं। फिंगर वॉल क्लाइंब करने के लिए एक वॉल के सामने खड़े हो जाएं और अफेक्टेड आर्म को इस तरह से रखें और फिंगर को स्लोली इस तरह से ऊपर चढ़ाइए। जितना ऊपर कंफर्टेबली जा सकते हैं उतना जाओ, फिर वापस नीचे आ जाना। इसे हम लोग फिंगर वॉल एक्सरसाइजेस कहते हैं। ये आपका शोल्डर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसे हम लोग टॉवेल एक्सरसाइजेस कहते हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए एक टॉवेल को दोनों हाथों से पकड़ लो, अफेक्टेड आर्म को पीछे लोअर बैक पर ले जाओ और दूसरे हाथ से टॉवेल के दूसरे एंड को पकड़ लो और उसे ऊपर खींचो। इस तरह से ऊपर खींचना है। ये भी आपको शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज़ बॉटल एक्सरसाइजेस। बॉटल एक्सरसाइजेस करने के लिए जो आपका शोल्डर अफेक्टेड है उस हाथ में बॉटल को इस तरह से पकड़िए और जितना उठा पा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे उसे ऊपर उठाओ, जितना कंफर्टेबली हो सकता है उतना करो, फिर वापस नीचे ले आओ। इससे आपका स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो जाएगा। जो भी मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताए हैं वो 10 से 15 बार आप कर सकते हो। अगर आपसे इतनी बार नहीं हो रहा है तो कम भी किया जा सकता है। जितना होता है उतना डेली करना चाहिए टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ द मोशन। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। इस प्रोसीजर में पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर शोल्डर के एडेशन को तोड़ते हैं। इससे मूवमेंट इम्प्रूव हो जाता है। ब्रेकिंग अप द एडेशन while the patient is under anesthesia. Second one is arthroscopic capsular release, surgical removal of the scar tissue and the adhesions. ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें स्कार टिश्यू और एडेशंस को आर्थ्रोस्कोप से रिमूव किया जाता है। इससे शोल्डर की मोबिलिटी और फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिसे भी फ्रोज़न शोल्डर के बारे में जानना है उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।